नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। लगता है कि राहुल गांधी जी के पास मेरा वीडियो पहुंच गया था और मेरी बात राहुल गांधी जी ने सुन ली है। ये तो खैर मजाक का मामला है। मेरा वीडियो राहुल गांधी क्यों सुनेंगे, वो तो आम लोगों के लिए होता है, आम लोग सुनते हैं। लेकिन जो बात मैंने उसमें कही थी, लगता है कि कांग्रेस के अंदर भी लोग वही बात कर रहे थे या राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी उसी लाइन पर सोच रहे थे। मैंने आपसे कहा था कि टीएमसी से इस समय गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। टीएमसी बिखर गई है, बिखरती जा रही है। आज हालत यह है कि सुष्मिता देव, जो कभी कांग्रेस में थी, लोकसभा की मेंबर बनी, राहुल गांधी के करीबी मानी जाती थी, फिर चुनाव हार गई। चुनाव हारने के कुछ दिन बाद चली गई तृणमूल कांग्रेस में, ममता दीदी के करीबी हो गई। ममता दीदी के करीबी होने के बाद उनको राज्यसभा भेजा गया और अब कंडीशन यह है कि उनकी वीडियो आ रही है, उनकी तस्वीरें आ रही हैं हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ, और उन्होंने खुद ही कह दिया है कि मैं राज्यसभा से और पार्टी से, दोनों से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में जा रहा हूं। बाकियों की क्या बात करें। सयोनी घोष, जिनके बारे में कितना अच्छा देखा और सुना गया था, कितना सुंदर गाती थी, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करती थी, जिन्होंने कहा था कि मैं कोई चड्ढा नहीं हूं, राघव चड्ढा नहीं हूं जो बदल जाऊंगी। इस पर मुझे याद आया जयंत चौधरी साहब का, जो कहते थे कि चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। और अब खबर यह आ रही है, कई टीवी चैनल यह खबर चला रहे हैं कि जिन 20 सांसदों ने गुट बनाया है तृणमूल कांग्रेस छोड़ने के लिए और भाजपा में शायद शामिल हो जाएंगे, और तो कोई तरीका है नहीं अपनी मेंबरशिप बचाने का, उनमें सयानी घोष भी शामिल हैं। अब अगर सयोनी घोष भी साथ छोड़कर जा रही हैं ममता जी का, सुष्मिता देव भी जा रही हैं, यूसुफ पठान भी जा रहे हैं, तो जाहिर है कि ममता जी की तृणमूल कांग्रेस तकरीबन बिखर चुकी है। उनके हाथ में न तृणमूल कांग्रेस का निशान रहेगा और ना ही उनको तृणमूल कांग्रेस के बाकी सारे अधिकार मिलेंगे। यानी तृणमूल कांग्रेस से एक तरह से ममता बनर्जी बाहर हो चुकी हैं। ये तो हो ही गया है। और ऐसे में मैंने कहा था कि कांग्रेस को उनसे समझौता करने की जगह उनसे कहना चाहिए कि अपनी पार्टी का, जो बची खुची पार्टी उनकी है, जितनी भी बची है, 25-30% जो भी बची है, कार्यकर्ता बचे होंगे, पार्टी को लेकर वो कांग्रेस के अंदर शामिल हो जाएं, कांग्रेस की मेंबर बन जाएं, सीधे सीधे कांग्रेस में तृणमूल कांग्रेस का विलय कर दें। यही एक तरीका हो सकता है ममता बनर्जी को कांग्रेस के साथ लाने का। समझौते का कोई मतलब नहीं है, खासतौर पे तब जब पहले कांग्रेस के विधायकों को, सांसदों को तोड़ना, कांग्रेस के इकलौते विधायक को तोड़ लेना, जो बेचारा उपचुनाव जीत कर आया था, कांग्रेस को एक सीट नहीं देना, ये सब कुछ जो वो कर चुकी हैं और जिस तरह के बयान दे चुकी हैं, गोवा में जाकर जिस तरह से चुनाव लड़ा था उन्होंने कांग्रेस को हराने के लिए, उन सब के बाद शायद कांग्रेस को उन पर इतना ही भरोसा करना चाहिए कि भाई हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ, पार्टी में शामिल होके एक बड़ा पद, इज्जतदार पद ले लो। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होना चाहिए। ये मेरी सलाह थी। और आज जिस तरह की खबरें आ रही हैं लगातार न्यूज चैनल्स पर, एबीपी दिखा रहा है, आज तक पे आ रहा है और भी बाकी सारी जगहों पर आ रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि शायद तृणमूल कांग्रेस का कांग्रेस में विलय करने की सोच चुकी है ममता बनर्जी और कोई चारा उनको दिखाई नहीं दे रहा है। कहा यह जा रहा है कि कल ममता बनर्जी गई थी सोनिया गांधी से मिलने के लिए। अब देखिए, यह भी पुरानी कहानी है। 84 में जीती थी पहली बार, सोमनाथ चटर्जी बड़े नेता थे सीपीएम के, उनको हराकर लोकसभा चुनाव जीती थी ममता बनर्जी। और उस समय राजीव गांधी को अपना बड़ा भाई कहती थी और सोनिया जी को बौदी यानी भाभी कहती थी, और इस रिश्ते से राहुल उनके भतीजे जैसे हुए। तो खैर, किसी जमाने में वो रिश्ता था, फिर पार्टी से अलग हुई, वो सब कहानी आप जानते हैं। अब दोबारा सोनिया गांधी से मिलने पहुंची और खबर यह आई कि बड़ी अच्छी बातचीत हुई है। इसके पहले जब मीटिंग हो रही थी इंडिया गठबंधन की, उस समय भी एक तस्वीर आई थी जिसमें सोनिया गांधी जी ममता जी से गले मिल रही थी। यानी कि जो कुछ बर्फ बीच की थी वो बर्फ पिघल गई है, ये बताया जाता है राजनीति में। इस तरह से गले मिलने का मतलब ये होता है कि हमारे बीच के मतभेद खत्म हो गए हैं। अब वो गले मिली, सारा कुछ हुआ। उसके बाद मीटिंग हुई, सोनिया गांधी जी से लंबी मीटिंग हुई, और उसके बाद आज सुबह सुबह अभिषेक बनर्जी, जो भतीजे हैं ममता बनर्जी के, वो मिलने गए राहुल गांधी से। और कहा यह जा रहा है कि 1 घंटे 1.5 घंटे की इन लोगों की बातचीत हुई, और जब बाहर निकल के आए तो अपने लोगों से उन्होंने कहा बातचीत बहुत अच्छी रही।
कांग्रेस में जिन लोगों से मेरी बात हुई है उनका कहना है कि मामला लगभग फाइनल है। कहा जा रहा है कि राज्यसभा ममता बनर्जी को भेजा जा सकता है, ये बात सोशल मीडिया पे आ रही है, लेकिन मेरे अपने सोर्सेज बता रहे हैं कि वो बशीरहाट से चुनाव लड़ेंगी कांग्रेस के सिंबल पर। अब देखिए, बशीरहाट में पिछले 4 टर्म से तृणमूल कांग्रेस चुनाव जीतती आ रही थी। इस बार भी तृणमूल कांग्रेस ने वो सीट जीती थी। मुस्लिम बहुल सीट है। हाजी नजरुल इस्लाम वहां के एमपी हुआ करते थे। हाजी साहब का जरी का बिजनेस था और वो वहां के एमपी हुआ करते थे। 2024 में हाजी साहब की डेथ हो गई और उसके बाद वो सीट खाली पड़ी हुई है, उस पर चुनाव नहीं कराया गया अब तक। तो मेरे पास जो सोर्सेज हैं, मुझे जो खबर मिल रही है वो ये कि दीदी बशीरहाट से कांग्रेस की सीट पर, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस वहां अपनी पूरी ताकत लगाएगी। सीपीएम से बात की जाएगी कि वो भी अपना कैंडिडेट ना खड़ा करे और ममता बनर्जी लोकसभा में पहुंचने की कोशिश करेंगी। अब सीपीएम मानेगा कि नहीं मानेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि सीपीएम को जिस तरह से ममता दीदी ने बर्बाद किया है, सीपीएम शायद ही उसको भूल पाए। और यह भी मैं बता दूं कि बंगाल के अंदर अगर तृणमूल कांग्रेस का कांग्रेस में विलय होता है तो ममता जी को या अभिषेक जी को कांग्रेस ये कहेगी कि फिलहाल आप देश की राजनीति कीजिए। बंगाल के अंदर वो अपने ही आदमी को रखेगी, अधीर रंजन चौधरी, जिनके खिलाफ ममता रही हैं, जिनको हराने के लिए यूसुफ पठान को लेकर आई, जान लगा दिया, उनकी लोकसभा सीट छीन ली उनसे। वो अधीर रंजन चौधरी इतनी आसानी से ममता बनर्जी के अंडर में काम करना तो कतई स्वीकार नहीं करेंगे। अभी कल भी उनके इंटरव्यू चल रहे थे जिसमें वो कह रहे थे कि तृणमूल कांग्रेस के बारे में मैं तो शुरू से कहता था कि जिस दिन सत्ता जाएगी तृणमूल कांग्रेस बिखर जाएगी। वैसे आप देखिए, सत्ता बहुतों की गई है। जैसे अभी तमिलनाडु में चुनाव हुआ, स्टालिन की सत्ता चली गई। स्टालिन मुख्यमंत्री थे और अब विधायक भी नहीं है। अच्छी बात है, ठीक है, होता है लोकतंत्र में, लेकिन पार्टी नहीं बिखर गई उनकी। यह नहीं हुआ कि जो विधायक जीत कर आए थे उसके आधे जाकर थलपति विजय को समर्थन देते। पार्टी उनके साथ है, पार्टी पूरी की पूरी है। जो विधायक जीते हैं वो भी, जो हारे हैं वो भी, और कार्यकर्ता ये सब द्रमुक के साथ हैं और ये पार्टी अभी भी बनी हुई है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि अगले किसी चुनाव में स्टालिन फिर चुनाव जीत जाए। यूपी में देखिए, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अखिलेश यादव जी चुनाव हारते हैं, योगी आदित्यनाथ वहां मुख्यमंत्री बनते हैं। सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ वहां भी कम मुहिम नहीं चली है। कितने लोगों को, अब आजम खान का किस्सा तो आप जानते ही हैं, लेकिन उनके अलावा भी कितने लोगों को लगातार जेलों में रखा गया है, परेशान किया गया है, केसेस चले, ये सब हुआ है। लेकिन अखिलेश यादव जी की पार्टी समाजवादी पार्टी बिखरी नहीं है। जो कैंडिडेट्स हार भी गए विधानसभा में या जो जीत के गए, वो सब अपने नेता के साथ खड़े हैं। पार्टी वैसी 2-4 लोग आते जाते रहते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। 2-4 लोग हर पार्टी से आते जाते रहते हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के भी एक सांसद कांग्रेस में शामिल हो गए थे। वो सब चलता रहता है, लेकिन पार्टी खत्म नहीं हुई है, पार्टी चल रही है, पार्टी पूरी ताकत के साथ चल रही है। और अगले चुनाव में समाजवादी पार्टी, मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करके जबरदस्त मुकाबला करेगी। योगी आदित्यनाथ का लोकसभा में शानदार प्रदर्शन किया, भारतीय जनता पार्टी को पिछाड़ दिया, सबसे बड़ी पार्टी बनी लोकसभा के सीटों के हिसाब से। यूपी में सबसे बड़ी पार्टी बनी अखिलेश यादव जी की पार्टी। तो समाजवादी पार्टी टूटी नहीं, बिखरी नहीं। आप आरजेडी को देखिए, कितने दिन से सत्ता में नहीं है। लालू जी बीमार पड़े हुए हैं, 2-4-10 नेता गए होंगे, लेकिन ओवरऑल पार्टी जो है वो तेजस्वी के साथ खड़ी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, कोई पार्टी देश भर का देख लीजिए। खास बात यह है कि पार्टियां जो बिखरी और बर्बाद हुई, चाहे वो शिंदे की पार्टी हो, शिवसेना जो जिससे निकल के शिंदे गए हैं, उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, चाहे दूसरी पार्टियां हो, ये वही पार्टियां हैं जो भाजपा के कुछ ज्यादा ही करीब चली गई। कुछ ज्यादा ही जिनको भाजपा से मोहब्बत हो गई, वो पार्टियां खत्म हो गई। हालांकि आप देखिए, उड़ीसा में देखिए, नितिन बाबू काफी बीमार हैं, देख के लगता है कि लीड करने लायक नहीं है। जब मुख्यमंत्री थे तब भी कहा जाता था कि आईएएस ऑफिसर्स जो हैं, मैं नितिन बाबू बोल गया, नवीन बाबू कहना चाह रहा था, तो नवीन बाबू जो हैं जब सत्ता में थे तो भी कहा जाता था कि आईएएस ऑफिसर उनकी सरकार चलाते हैं, उनकी तबीयत जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, तबीयत उनकी नासाज रहा करती है। अब भी उनकी तबीयत नासाज लगती है। लेकिन पार्टी हार के बावजूद, इतने लंबे समय से सत्ता में रहने के बाद हार के बावजूद बिखरी नहीं है। यहां तक कि बंगाल में भी सीपीएम सीपीआई उस तरह से नहीं बिखरी जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस बिखर गई है।
तो अब इतने बिखराव के बाद जब उनकी अपनी करीबी जो लीडर्स थी, अपने करीबी जो लीडर्स थे, वो भी पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, ममता बनर्जी के पास ऑप्शंस बहुत कम बचते हैं। और देखिए, जब उरूज पर थी, जब उनका जलवा था, तब उन्होंने कांग्रेस को एक सीट नहीं दी। तो अब जब उनके अवसान का समय है, जब उनके डूबने का समय है, उस समय कांग्रेस बंगाल में उनको लीडरशिप क्यों देगी? तो कहा यह जा रहा है कि यह लोकसभा की सीट उनको लड़वाई जा सकती है, या फिर अगर इस लोकसभा की सीट पर डर होगा तो यह हो सकता है अधीर रंजन बाबू वहां से लड़ जाएं या कांग्रेस का कोई लीडर वहां से लड़ जाए और इनको राज्यसभा में भेजा जाए। अब खबरें यहां तक चलाई गई कि वो राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनना चाहती हैं। मुझे नहीं लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो दलित भी हैं और इतने सीनियर लीडर भी हैं, जिनको कर्नाटका से इस बार फिर राज्यसभा में लड़ाया गया है, उनके रहते ममता बनर्जी अगर राज्यसभा जीत भी जाती हैं तो कांग्रेस उनको राज्यसभा में नेता बनाएगी, नेता विपक्ष बनाएगी। मुझे ऐसा लगता नहीं है। हालांकि राजनीति है, खड़गे साहब उदार हृदय हैं, बड़े दिल के व्यक्ति हैं। मैं मिला हूं एक बार खड़गे साहब से, तो हो सकता है कि खड़गे साहब कहें कि ठीक है भाई, इनको ही बना दो, अब तो पार्टी में आ गई हैं, क्या फर्क पड़ता है, सीनियर लीडर तो हैं ही। लेकिन मुझे फिलहाल ये लगता नहीं है, और मेरे सोर्सेज जो बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि कांग्रेस का जोर इस बात पे है कि आप बशीरहाट से लोकसभा का इलेक्शन लड़िए, मुस्लिम बहुल सीट है, हम भी आपको सपोर्ट करेंगे और आप वहां से शायद जीत जाएंगी और जीतकर लोकसभा में आइए, लोकसभा में अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। जहां तक पार्टी के भीतर की बात है, तो पार्टी में उनको उपाध्यक्ष का पद देने की बात हो रही है। डेप्यूटी होंगी मल्लिकार्जुन खड़गे की, अगर वो बात फाइनल होती है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस जैसी पार्टी में उपाध्यक्ष अभी तो फिलहाल कोई है नहीं, लेकिन उपाध्यक्ष पद पर अगर ममता बनर्जी को रखा जाता है तो ये इज्जत की बात होगी, घर वापसी होगी, तो घर वापसी थोड़ी इज्जत से होगी। अभिषेक बनर्जी का देखा जाना होगा कि अभिषेक बनर्जी सांसद तो है वो, लेकिन इसके आगे कांग्रेस उनको क्या देती है, क्या नहीं देती है, ये देखना होगा। क्योंकि कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी अपने भतीजे को लेकर बहुत चिंतित है, उनको डर है कि अभिषेक बनर्जी को जेल भेजा जा सकता है। आज तो उनके घर कि ममता बनर्जी के घर की जांच वांच भी हुई है, अभिषेक पहले से ईडी के रडार पे है, तो ममता बनर्जी अभिषेक के लिए भी कुछ चाहती हैं। अब कांग्रेस के पास ऐसा क्या है जो वो अभिषेक बनर्जी को दे सकती है और जेल से बचा सकती है, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन आगे देखिए कि अभिषेक बनर्जी के लिए अगर विलय होता है, अगर है, ऐसा नहीं है कि 100% है, मेरे पास जो खबरें हैं वो सोर्सेज से हैं, जब तक बयान ना आ जाए, जब तक हो ना जाए, तब तक कुछ मानना बेकार है। लेकिन अगर विलय होता है तो देखना होगा कि अभिषेक बनर्जी को कैसे एडजस्ट किया जाता है। तो बंगाल की राजनीति आप समझिए एक बड़ा टर्न लेगी, कांग्रेस फिर से बंगाल की विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल बनेगी और उसके बाद क्या होगा आगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि जितने क्षत्रप थे, राज्यों के मुख्यमंत्री जो खुद को बहुत बड़ा नेता मानने लगे थे, भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादातर को ऐसा निपटाया है कि अब उनके पास बचाने के लिए भी बहुत कम बचा है। और बहुत मुमकिन है कि ममता बनर्जी के बाद कांग्रेस में शामिल होने का नंबर शरद पवार वाली पार्टी का हो, क्योंकि वहां भी अब भविष्य के लिए बहुत कुछ बचा नहीं है। उधर जो नाटक मध्य प्रदेश में कल शाम को हुआ वो आपने देखा ही, मीनाक्षी नटराजन। देखिए, मीनाक्षी जी के बारे में कोई 1000 बातें करे, मैं नहीं जानता। मेरी उनसे मुलाकातें हैं, कुछ बहुत छोटी मुलाकातें हैं। एक मुलाकात उनसे तब थी जब उनकी किताब आई थी, उनका एक नॉवेल आया था अपने अपने कुरुक्षेत्र, और इस नॉवेल की ओपनिंग हुई थी, लॉन्च हुआ था। उस लॉन्च में मुझे इन्वाइट किया गया था, मुझे उस किताब पर बोलना था। उस समय मुलाकात हुई थी। उस समय वो जिस तरह से आई थी, जितनी सादगी से लोगों से मिल रही थी, सांसद थी लेकिन जितनी सादगी से लोगों से मिल रही थी, जिस तरह से बात कर रही थी, वो अपने आप में बेहद आश्चर्यजनक था। किसी भी सांसद को इतना नेचुरल, इतना नॉर्मल मैंने नहीं देखा है। इसके अलावा उन्होंने 1857 के स्वाधीनता संग्राम पर 2 खंडों में किताब लिखी है। उनके इस रूप को लोग नहीं जानते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं, वो भी बहुत शानदार काम है। आप कभी भी उनको देखेंगे, हमेशा गांधी की बात करने वाली, खद्दर पहनने वाली, बहुत सादगी से रहने वाली और पढ़ी लिखी लगती हैं हमेशा मीनाक्षी नटराजन। यूथ कांग्रेस की प्रेसिडेंट रही हैं। तो मीनाक्षी जी उनमें से तो नहीं थी जो खोखे पे बिक जाए। मीनाक्षी जी उनमें से नहीं है जो पार्टी बदलने, जो विचारधारा बदलने, बड़ी बड़ी बातें नहीं करती हैं, लेकिन गांधीवाद के साथ पूरी ताकत के साथ वो काम करती रहती हैं, ये हम लोग जानते हैं। अब उनको कांग्रेस ने कैंडिडेट बनाया था
और उनका पर्चा खारिज हो गया। यह खबर आपको है, यह खबर भी आप तक पहुंच गई होगी कि कल रात को न तो मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग ने मिलने का समय दिया और न ही दिल्ली में दिया। वेणुगोपाल, जयराम रमेश, ये सारे लोग जो हैं गेट पर जाकर बैठ गए, वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे, बाकी सब हुआ तब जाकर आज का टाइम दिन का दिया गया था। लोग मिलकर आए हैं और मिलकर आने के बाद बयान यही दिया गया कि जो उनके ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने जानकारी छिपाई, वो जानकारी ऐसी थी ही नहीं जिसको बताना जरूरी था, क्योंकि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं था। किसी कांग्रेस लीडर के ऊपर दुष्कर्म का आरोप था, किसी महिला ने लगाया था और पार्टी से कहा था इस पर कार्रवाई करो। पार्टी ने कार्रवाई नहीं की और चूंकि आंध्र प्रदेश की प्रभारी थी वो, इसलिए उनके ऊपर जो एफआईआर तो नहीं हुई, कोर्ट से जो शिकायत हुई, उस शिकायत में उनका भी नाम शामिल कर लिया गया। यानी जो भी अपराध हुआ था उसमें वो शामिल ही नहीं थी, वो अपराध उन्होंने किया ही नहीं था। कोर्ट से एक नोटिस गई थी और अभिषेक मनु सिंघवी जी का कहना है कि चूंकि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं था, इसलिए उसको बताने की कोई जरूरत थी ही नहीं। लेकिन भाजपा को तो बहाना चाहिए। कहा यह भी जा रहा है कि ये जानकारी भाजपा के पास कहां से पहुंची, मतलब कि कांग्रेस के अंदर किसी ने भितरघात किया। हो सकता है कांग्रेस ने किया हो, मैं उस पर कोई बहस नहीं करूंगा क्योंकि मेरे सोर्सेज ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस शिकायत को जिस तरह से लिया गया, तुरंत खारिज किया गया, क्या वो सही था? अब मामला कब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा या फिर चुनाव आयोग ही कोई फैसला ले लेगा। एक खबर ये भी कुछ लोग बता रहे हैं कि चुनाव आयोग ने कांग्रेस को बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, तो वो कुछ पॉजिटिव फैसला भी ले सकता है। हो सकता है जो कल रात को फैसला लिया गया उसको पलट दिया जाए और ये चुनाव लड़े। लेकिन सब मिला जुला के मुझे चंडीगढ़ की याद आती है। लंबी बात करने से अच्छा है चंडीगढ़ को याद कीजिए। चंडीगढ़ शहर भी बड़ा खूबसूरत है और उस खूबसूरत शहर में मेयर का चुनाव हो रहा था। एक साहब बैठ के मेयर का चुनाव करा रहे थे और कैमरे के सामने जो वोट आए थे उन पे निशान बना रहे थे ताकि वो वोट कैंसिल हो जाए। सुप्रीम कोर्ट तक ने उनकी मजम्मत की लेकिन कोई सजा नहीं हुई। और तब से चुनाव का एक चंडीगढ़ मॉडल बना जहां वोट चोरी नहीं होता है, सीट चोरी हो जाती है, जहां एकदम खुलकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया जाता है और कोई सजा नहीं मिलती। अगर ये मॉडल देश में लागू होगा तो ये सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, पूरे देश के लिए और पूरे विपक्ष के लिए बेहद खतरनाक है। इसलिए मैंने लिखा भी था कि अगर ये मामला चुनाव आयोग से हल नहीं होता है तो पूरे विपक्ष को मिलकर इस पर आंदोलन करना चाहिए, वरना तो फिर क्या है, चुनाव लड़ ही नहीं पाएंगे तो जीतेंगे कहां से। अब ये खेल देश को कहां ले जाएगा वो आप मुझे बताइएगा कमेंट में। लंबी बातें क्या करूं, एक लाइन में कहता हूं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वो भी धीरे धीरे गला रेत कर हमारे और आपके सामने। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको गोदी मीडिया अब कहा जाता है, वो तमाशबीन बना हुआ है, तालियां बजा रहा है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।